हमारे पाकिस्तान के अंदर ना प्लानिंग्स बहुत हैं, एग्जीक्यूशंस नहीं है। प्लानिंग आप ना प्लानिंग से बेहतर है आप उसको एग्जीक्यूट करें। प्लानिंग में इतना टाइम इसलिए भी लगा देते हैं कुछ लोग कि यार मैं जब कोई चीज़ लेके आऊँ ना वो तो पहले दिन ही चले और पहले दिन ही जो है ना वो परफेक्ट हो। मैं कहता हूँ अगर आपने ब्रांड बनना है ना, ब्रांड बनने के लिए कोई बहुत बड़ी लॉजिक्स आपको नहीं चाहिए। तो सिंपल पहले स्टेप से आती है, इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप आता है। हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। मैं सारे वो सवाल लेके आ रहा हूँ जो कि एक नए के दिमाग में आते हैं ना। तो अब कोई नया बंदा होता है ना, उसके दिमाग में आता है कि यार इसको मैं करूंगा तो ये जवाब देंगे नहीं देंगे, किस तरह इनसे लिंक बनाना होता है, क्या डील करनी होती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। हमने एक चीज़ अच्छी की, हमने अपने सर्कल के अंदर ऐसे लोग रखे जो कि उस फील्ड के ई कॉमर्स के किंग हैं या बड़े एक्सपर्ट्स हैं। आप जब उनके सर्कल में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी देखने वाले को बोले कि यार तुम आज से ये चीज़ अडॉप्ट कर लो, आज से ये एक्टिविटी शुरू कर दो या आज से ये प्रैक्टिकल स्टेप जो है ना वो लेना शुरू कर दो, तो वो क्या होगा? एक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने फिर एक और एपिसोड हम लेके आए हैं और जिसमें हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक जो है वो ई कॉमर्स से है, पाकिस्तान की कम्युनिटी से है, लेकिन इन्होंने वाक़तन प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर एक ऐसी नीश के अंदर अपना ब्रांड को बनाया है जहाँ पे मुश्किल काम है एक ब्रांड को बनाने का। तो मेरे साथ मौजूद है दिशान भाई अस्सलाम वालेकुम, जो कि ओनर हैं जी से ज्वेलरी के। तो हम जानेंगे इनकी जर्नी को भी जानेंगे और इनसे सीखेंगे कि इन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें ऐड करी कि जिससे अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी भी दी, और इन्होंने किस तरह अपनी जो है ना वो चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को आगे बढ़ाया। ईशान भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जज़ाकल्लाह। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया कि अपनी जर्नी को हम इधर बताएं और उससे लोगों को फ़ायदा हो कि आज जो लोगों के चैलेंजेस हैं ई कॉमर्स में, जो कि स्टार्ट जिन्होंने बिजनेस किया या एक सेकंड स्टेज के ऊपर हैं, ऐसे ही है। तो उनके जो चैलेंजेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि वो अपने करंट बिजनेस के अंदर और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकें। निशान भाई पहले मैं चाहूंगा कि एक अपनी डिटेल के अंदर, क्योंकि ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, अब तक लोग आए किसी का प्रोडक्ट अलग था, किसी की चीजें अलग थी, कोई अलग था, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्वेलरी के अंदर, और ये एक मुझे लगता है मुश्किल भी है, और उसके बाद आपने किस तरह चीज़ों को डेवलप किया। तो मैं चाहूँगा स्टार्ट से लेके अब तक के बारे में थोड़ा सा अगर नंबर्स के साथ अगर आप शेयर कर देंगे चीज़ें तो लोग जो है ना रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने खुद क्वेश्चन के अंदर ही मेरे ख्याल से एक चीज़ डिस्कस की कि थोड़ा सा मुश्किल एक नीश है ये कैटेगरी, और बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है लोकल प्रोडक्शन सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पर आपके पास इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और जब आप मशीनरी नहीं होती तो डिपेंडेंट होते हैं आप एक कारीगर तबके के, एक उसके ह्यूमन रिसोर्स के। तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान में अभी तक कोई ब्रांड नहीं बना। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स आए लेकिन उन्होंने एक तरह से सो कॉल्ड आप ये कह लें कि मेड इन पाकिस्तान था, लेकिन वो मेड इन पाकिस्तान नहीं था। उन्होंने बेसिकली आपको इंडिया से उन्होंने मंगवाया और आप लगा के उस पर मेड इन पाकिस्तान, और वो फिर उसको एक्सपोर्ट किया या सेल किया। तो इस तरह ब्रांड नहीं बनते ना, क्योंकि जब तक आपकी लोकल प्रोडक्शन नहीं होती तो वो फिर उसमें मजेदारी नहीं आती। अच्छा, हमारी जर्नी ऐसे है कि 2009 के अंदर ऑफलाइन स्टोर था मेरा, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2009 के अंदर उसको कराची के अंदर मार्केट्स में 2-3 शॉप्स थी, वहाँ से स्टार्ट दिया। और फैमिली बिजनेस है मेरा, ठीक है, मैं सेकंड जनरेशन हूँ और मैं इसको कर रहा था। लेकिन 2014 में जब 3G 4G आया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि स्टार्ट ई कॉमर्स का तब से हुआ। लोग उससे पहले भी कर रहे थे लेकिन वो इंटरनेशनली कर रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान की मार्केट में जो ई कॉमर्स है वो 3G और 4G आने के बाद से हुआ ऐसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसको स्टार्ट किया, और उस टाइम लोग हमें ये समझते थे या ऑनलाइन काम करने वालों को समझते थे फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो लोगों को मतलब ही नहीं पता होता था कि COD क्या चीजें हैं, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस क्या है। ना कोई ट्रस्ट मंगवाने वाले पे करता था, ना सेलर्स भेजने वाले कस्टमर्स के ऊपर ट्रस्ट करते थे, क्योंकि पेमेंट का कोई इस तरह COD का ऑप्शन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से स्टार्ट किया, और एक पार्सल से हमने उसको स्टार्ट किया था। बल्कि एक पार्सल नहीं, मुझे आज भी याद है कि मैंने एक एडवर्टाइज रन किया फेसबुक के ऊपर, और बस मैं ये चाम जानना चाह रहा था कि वाकई फर्स्ट टाइम
कि ऑनलाइन में क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ नहीं था हाँ। ई कॉमर्स के बारे में। तो मैंने कुछ चंद पिक्चर्स लेके और फेसबुक के ऊपर उसको पोस्ट की और उसके बाद उसका एडवर्टाइज रन किया। अब रन करने के बाद मुझे ये पता था कि मैं इस ऑर्डर अगर मेरे पास आ गया मैं इसको भेज नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास कोई कोरियर कंपनी नहीं थी, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि इसको किस तरह डिलीवर करेंगे, पैसे कैसे मंगवाएंगे। तो भारत अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा हुआ कि शायद फर्स्ट डे या सेकंड डे मेरे पास एक ऑर्डर आ गया, मुझे आज उसकी अमाउंट याद है 26 आई थिंक 50 रुपीज की अमाउंट थी, 2650 रुपए का ऑर्डर था वो। तो ये मुझे बताइएगा कौन सी ईयर की बात है ये 2014 की बात है। अच्छा 2014 में पहला ऑर्डर आया और ऑर्डर फैसलाबाद का था, वो भी याद है मुझे ना। अब मैं बड़ा खुश, क्योंकि आपको ना जो ऑर्डर चाहिए था ना वो आ गया, मुझे पता चल गया कि हाँ यार पोटेंशियल है, बिजनेस तो बन सकता है इसके अंदर ना। तो उसमें हमने उस ऑर्डर को नहीं भेज पाए उसी तरह, क्योंकि हमारे पास ना कोई कोरियर थी ना पेमेंट, कस्टमर भेजने के लिए तैयार नहीं था। सही है। हम पार्सल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, छोटा अमाउंट उस टाइम, छोटा जाहिर सी बात है माइंड सेट होता था कि यार ये ट्रस्ट यानी कि एक रिस्क नहीं लेना कि पता चले कस्टमर को डिलीवर हो गया और उसके बाद वो पैसे नहीं भेजे। ऐसा ही है। बहरहाल उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी चीजों को फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर अकाउंट वगैरह ओपन किए, ठीक है ना, COD के। वहां से जर्नी चली, एक पार्सल से स्टार्ट हुआ, करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये कहले हमें 10 ईयर्स हो चुके हैं ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल, उसमें हमने पाकिस्तान का एक वाहिद अवार्ड विनिंग ब्रांड बना। एक पार्सल से लेकर आज हम पाकिस्तान के वाहिद ब्रांड हैं कि पाकिस्तान में हमारे अलावा कोई और ब्रांड नहीं है जो कि इकोनॉमिकल ज्वेलरी और एक कंप्लीट रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े मॉल लकी वन मॉल में ब्रांच है और इसी तरह बाकी मॉल्स के अंदर भी ब्रांचेस हैं। तो एक ही जर्नी है 10 इयर्स की, और ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसके पीछे जाहिर सी बात है मेहनत होती है आपकी। अच्छा, व्हाट अबाउट आपके अभी के क्या कितने ऑर्डर्स हैं? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लोगों के अंदर ना क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, नंबर्स आते हैं ना तो लोग बोलते हैं अच्छा नहीं यार इन्होंने ये चीज डेवलप करी है। तो अभी राइट नाउ आप कितने ऑर्डर्स कर रहे हैं? अच्छा, ऑर्डर्स के ऊपर मैं इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ऑर्डर्स आज की तारीख में कोई नया सेलर आ गया ना, वो भी 500-600 ऑर्डर्स जनरेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसका नंबर ऑफ अमाउंट क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? हमारे नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स एक लिमिटेड है, ठीक है ना, और 200-250, लेकिन हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत बड़ा है। एक कस्टमर हमारा 40-50,000 का भी ऑर्डर कर रहा होता है, 30,000 का, क्योंकि एक ब्राइडल सेट ही है तो वो 20,000-15,000 का है। और एक कस्टमर हमसे कोई क्लाइंट ज्वेलरी मंगवा रहा है तो 3-4 आइटम ही वो मंगवाता है, तो उसका 15,000-20,000 का बिल बन जाता है। सही ठीक है ना। तो उसकी नंबर ऑफ वैल्यू में बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत है। फिर रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है ना, तो उससे काफी हेल्प आउट होता है, तो कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होता है, तो वो बाज़-औक़ात 1 लाख 2 लाख रुपीस तक के भी ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है हमारे पास। ऐसे ही। अच्छा, मुझे आपने बताइए, अभी आपकी 4 ब्रांचेस है ना, तो आप ऑफलाइन भी हैं ऑनलाइन भी जो है ना वो आप जो है ना वो कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन दोनों की परसेंटेजेस क्या है? मतलब ऑनलाइन कितना आपकी परसेंटेज रेवेन्यू का आता है और कितना ऑफलाइन आता है? क्योंकि हम तकरीबन हमने जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के बाद हमने अपना ऑफलाइन स्टोर शुरू किए 2021 में, आफ्टर कोविड के फौरन बाद। तो क्योंकि एक टाइम ऑनलाइन पे ज्यादा गुजरा है 7 to 8 ईयर्स का, तो पोटेंशियल जाहिर सी बात है ई कॉमर्स का है, कस्टमर्स वहां के ज्यादा हैं, और स्टोर्स अभी रिसेंटली 3 ईयर्स से जो है ओपन करना शुरू किया, और अभी हम और मजीद पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो 60% तकरीबन 60 to 65% हमारा ई कॉमर्स आता है, 35% और 40% तकरीबन हमारा ऑफलाइन स्टोर से आता है। सही है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आप क्या समझते हैं कि जो नया करने वाला है, तो मार्केट प्लेस, मतलब जो आपने मार्केट चूज करी, तो उसके अंदर जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां से आपको सेल ज्यादा जनरेट होती है, और इस नीश के अंदर किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? अभी तो देखिए, जो स्टार्ट जिसका बिजनेस कर रहा है या किया हुआ है, तो मैं एडवाइज ही करूंगा कि वो सबसे पहले तो मेटा यूज करें, क्योंकि जितनी अच्छी कन्वर्जन मेटा की है वो किसी प्लेटफॉर्म की नहीं है, और जितनी अच्छी लर्निंग, जितना बड़ा डेटाबेस मेटा के पास है वो इस टाइम अभी किसी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। क्योंकि गूगल का भी मैं एडवाइज ही नहीं करूँगा, गूगल के ऊपर कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, तो अगर हम इंटरनेशनली भी करते हैं तो शायद अगर एवरेज ऑर्डर वहां से आपको मिल जाता है तो आपको कम में पड़ेगा। पाकिस्तान में तो वो आपके अफोर्डेबल ही नहीं है, कि 1,000 रुपीज की वन कन्वर्जन लेकर आ रहा है, अगर वो ऑर्डर ही आपका 1,000 का है तो वो आपको फुलफिल नहीं है। तो मेटा सबसे बेस्ट है। मेटा के बाद अभी जो पाकिस्तान में ट्राई करना चाहिए, एक टाइम है, मैं समझता हूँ टिकटॉक। टिकटॉक इस टाइम टेस्ट एंड ट्रायल के अंदर है, और टिकटॉक अभी आपको वो रिजल्ट दे रहा है जो याद होगा 2016 में मेटा दे रहा था। सही है। वो टाइम गोल्डन मोमेंट थे वो,
कि हम सिर्फ $1 लगाते थे और उसके बाद जो आपको पता है कि कस्टमर्स आना शुरू होते थे, जो क्यूरीज आती थी और जितने मैसेज आते थे थक जाया करते थे। अगर आपने $5 की कैंपेन रन कर दी, मैसेज की, तो आपके पास पूरा दिन होता था कि टाइम नहीं है कि आप उसको क्लियर कर सके ना। तो सेम टाइम अभी ना टिकटॉक के साथ है। अच्छा, तो जितने भी आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू देख रहे हैं ई कॉमर्स जो भी बिजनेसेस रन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, तो मैं कहूंगा तो फौरी तौर पर वो टिकटॉक स्टार्ट करें, क्योंकि टिकटॉक के बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। सही। और ये टाइम आएगा 6 महीने 1 साल का टाइम है, और जब तक आपको मिल रहे हैं, अदरवाइज फिर ये भी आपको पता है फिर मैच्योर होने के बाद एक मेटा की तरह ही अपनी प्राइसेस वगैरह। इसके और डेप्थ में जाने से पहले मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी एट दिस मोमेंट आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ज्वेलरी की जो मार्केट है वो कितना पोटेंशियल है, कितनी इसमें जगह है, और इन टर्म्स ऑफ अगर आप बताना चाहें कि यार इतना आपको लगता है कराची में जगह है या लाहौर में, तो इसके हवाले से थोड़ा बताएं मार्केट पोटेंशियल के हवाले। देखिए, मार्केट तो बहुत है पोटेंशियल मार्केट में पाकिस्तान में, क्योंकि आप ये सोचें कि आज इतना यानी कि एडवांस हो गई ये दुनिया, और हमारे पास अपैरल के कितने सारे ब्रांड्स हैं। आप अपैरल में बात करूँ तो आपके पास 10 नाम आ जाएंगे। ऐसे ही है, खाड़ी, ठीक है ना, गुल अहमद, जलबरी, डिफरेंट ब्रांड्स आ जाएंगे आपके। लेकिन आप आर्टिफिशियल का जब बात करेंगे तो आपके पास माइंड में कोई ब्रांड नहीं आएगा। कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो है। इस इंडस्ट्री को अभी तक, इस नीश को लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, और एक्सप्लोर करने के बाद इसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म है, थोड़ा सा मेहनत अपैरल से ज्यादा है इसमें। तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-3 साल का नहीं है, 8-10 साल का इसके अंदर आप टाइम देते हैं तो आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। तो आपका बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। करने वाले होने चाहिए, मैं समझता हूँ, और मजीद लोग इंडस्ट्री के अंदर इस कंपटीशन के अंदर आने चाहिए, और क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतनी आपकी जो है सेल्स बढ़ती है, ठीक है ना, डिमांड उतनी आपकी जो है ना, मार्केट साइज बढ़ रहा होता है उसकी वजह से। अब देखिए पाकिस्तान में 1 बिलियन जो है वो $1 बिलियन की तकरीबन ये कह लें कि पूरे साल के अंदर ई कॉमर्स की, यानी कि नहीं, मैं ज्वेलरी की बात बता रहा हूँ, ई नहीं है। अच्छा, 1 की नहीं। और इंडिया के अंदर लास्ट ईयर उनका 2023 गुजरा है, 85 बिलियन की उन्होंने सेल की है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। अच्छा, यानी कि जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट भी लगा लें, और इंटरनल बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। वो जो हम नंबर्स देख रहे होते हैं ना कि 3 ई कॉमर्स हमने जो एक्सपोर्ट की है वो $3 बिलियन की है, $4 बिलियन की, वो एक्सपोर्ट है, वो तो इंटरनल ही। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ कि लोकल ओवरऑल जितनी यानी कि मार्केट्स में सेल हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने 85 बिलियन की। सही। तो अभी पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो इसके अंदर डिटेल में अगर हम जाएं आपकी जर्नी के अंदर, तो उसकी स्टेजेस वाइज आप मुझे बता सकते हैं कि पहले स्टेज ये होता है, और साथ में वो बंदा भी सीखते जाए जो सामने आपको देख रहा है। अगर स्टेजेस वाइज मैं आपसे पूछूं आपके अपने एक्सपीरियंस से, तो किस तरह समझाना चाहेंगे पूरे के पूरे, अगर कोई करना चाहता है ई कॉमर्स या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस? अच्छा, अब इसके अंदर डिटेल तो मैं ये बोलूंगा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी एक कोई ना कोई पर्टिकुलर नीश है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम उसको समझ लेंगे तो ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द के जितने भी नीश हैं उनको भी समझ लेंगे। तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों को के कोई भी बिजनेस ई कॉमर्स आज की तारीख में स्टार्ट करना चाहता है, आप अव्वल तो आज यूनिवर्सिटी यूट्यूब मौजूद है, आपको पता है ना कि सबसे पहला उसका सिंपल स्टेप है, क्योंकि लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं यूट्यूब पे भी जाके कि क्या सर्च करें, क्या ढूंढें, क्या नहीं। सबसे पहले तो ये कि आपने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है ना, आप अपना फेसबुक का और इंस्टा का एक पेज बना। सही है, सिंपल स्टेप है। पेज बना के आपने कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट्स आपने नहीं परचेज करनी, आप उनकी पिक्चर्स ले लें, पिक्चर्स लेके उसको आप अपलोड कर दें। आपके पास ऑर्डर आता है। अब इससे ऑर्डर कैसे आएगा कि आपने उसका एक ऑप्शन होता है अभी स्टार्टिंग स्टेज पे नीचे बूस्ट पोस्ट का, आप उसको रन करें, 300-500 रुपीज पर आप जो है वो डे के ऊपर उसको सिलेक्ट कर लें और उसको रन कर दें। होपफुली 2-3 डेज में इंशाल्लाह आपके पास, आपने अगर आपका कंटेंट ऊपर डिस्क्रिप्शन सही है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स अच्छी हैं, तो आपको फर्स्ट डे या सेकंड डेज में ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। आप वो ऑर्डर वहां से लाके और कस्टमर को शिप कर दें। अब जिस आर्टिकल्स में आपको रिजल्ट आ रहे हैं वो आप परचेज करके रख लें अपने पास। तो सिंपल स्टेप है करने वाले के लिए ना, और 1 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, ये आपने सही बात करी, सिंपल स्टेप है करने वाले के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसी उसमें चले जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या बेचूं, तो उसी वजह से ना उनका वक्त और लगता जाता है। अब जैसे कि आप अब बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि आपके पास तो एक पीछे प्रोडक्ट लाइन थी तो आपने बोला चलो मैं इसको बेचता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि वो एक अरसा जो है ना सिर्फ विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। तो इनके बारे में क्या कहना है? ये आपने बहुत ही, इस टाइम मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी जितने भी नौजवान हैं या जो भी वर्किंग करने के लिए लोग मौजूद हैं,
बड़ा अहम टॉपिक आपने डिस्कस किया है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना प्लानिंग्स बहुत हैं, एग्जीक्यूशंस नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि हम लोग एक कल्चर हमने बना लिया जो कि कल्चर नहीं होना चाहिए था, कि चाय के होटल्स पे हम लोग बैठे हुए, हम देखते हैं कि लड़के बैठे हुए पूरी पूरी रात बैठे हुए, ठीक है ना, आप घरों पे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं लेकिन एग्जीक्यूशंस नहीं हो रही। ऐसे ही है। तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी कि जहां 4 लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं ना, वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। ऐसे ही है, बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है जब 4 लोग प्लानिंग। आप ना प्लानिंग से बेहतर है आप उसको एग्जीक्यूट करें। छोटा सा आपने भाई आप 4 प्रोडक्ट डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सी विनिंग प्रोडक्ट है। तो लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। आप बहुत बड़ी प्लानिंग ना करें, बहुत छोटे से एग्जीक्यूट करके स्टार्ट कर लें। अच्छा, दिमाग में उनके ना ये भी होता है, एक चीज में मुझे डिटेल आई कि क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ता भी हूँ, लोगों को जानता भी हूँ, तो दिमाग में उसका ये भी होता है प्लानिंग क्यों बढ़ रही होती है उसकी, क्योंकि जो है वो रिस्क उसको चाहता है लॉस ना हो। सही ना, वो प्लानिंग में इतना टाइम इसलिए भी लगा देते हैं कुछ लोग कि यार मैं जब कोई चीज लेके आऊँ ना, वो तो पहले दिन ही चले और पहले दिन ही जो है ना वो परफेक्ट हो। तो आप मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज मैं आगाज करूं उसमें कोई लॉस ना हो और वो खुद ब खुद ही जो है ना वो अच्छे से अच्छे पहली शॉर्ट में ही जो है ना वो अच्छे से अच्छा चलता जाए? आप बताएं इसके बारे में। पहले तो इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, हम अपने शरीर लिहाज से, कि अगर उस बिजनेस किसी भी बिजनेस में लॉस नहीं है ना तो वो बिजनेस ही हराम है। ऐसे ही है, ठीक है ना। तो और जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? रिस्क टेकर होता है। अगर आपको रिस्क आप जो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 5,000 10,000 का रिस्क लेने का आपका नहीं है, तो आप, मैं समझता हूँ, बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो बिजनेस अगर डे फर्स्ट से प्रॉफिट के माइंड से करेंगे तो बिजनेस नहीं रन होगा। आपको पहले माइंड का लॉस बनाना पड़ेगा। यार मैंने 1 महीना इन्वेस्ट करना है कि इसके अंदर अपनी जेब से देना है। ऐसे ही है, 1 महीना है, 2 महीना छोटे पैमाने पे कर रहा हूँ, वरना तो अमूमन होना चाहिए कम से कम 3 मंथ्स का आपके पास बैकअप होना चाहिए कि 3 मंथ तक मैंने इसमें सिर्फ इन्वेस्ट करना है, आफ्टर डेट मैंने इसमें निकाल ले। अब वो बेशक आपके पास 1 लाख रुपीज है ना, आप उसको 3 मंथ्स पे डिवाइड कर दें, 30,000। आपने 500 का एड चलाना है, ठीक है ना, 500 का मिसाल के तौर पर और कुछ उसके अंदर एड ऑन कर ले, 30,000 का एक्सपेंस उसमें आप डाल दें। ऐसे ही है, आपको मिलेगा रिजल्ट, ठीक है ना। लेकिन आप डे फर्स्ट से रिजल्ट की कोशिश करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी मायूस हो जाएंगे और वो चीज नहीं चलेगी। ऐसे ही है। तो पहले तो आप ये कहते हैं कि पहले जो है ना वो इस चीज का आगाज कर ले कि भाई जो चीज समझ आ रही है उसको लगाए, थोड़ा बूस्ट करे और देख ले कि भाई चल रही है या नहीं चल रही। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, 1-2 ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, और अब इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उसको किस चीज पर फोकस करना चाहिए? अच्छा, सबसे अहम चीज जो लोग हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है ना, वो मैं कहता हूँ, अगर आपने ब्रांड बनना है ना, ब्रांड बनने के लिए कोई बहुत बड़ी लॉजिक्स आपको नहीं चाहिए। वो सिंपल पहले स्टेप से आती है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप आता है कस्टमर सपोर्ट। जी, कस्टमर सपोर्ट हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। कस्टमर सपोर्ट आपकी वाहिद चीज ऐसी है जो कि आपको एक सेलर से एक ब्रांड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। हमारे पास राइट्स ही नहीं है या बने हुए हैं, हमारे पास कानून, हमारे पास उसको इम्प्लीमेंट नहीं होते वो, ठीक है ना। आप आज क्योंकि आप एक यूएसए में एक अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है कि वहाँ बायर के कितने राइट्स हैं। बहुत राइट्स, मतलब सेलर तो अब्यूज हो रहा है वहाँ पे, ऐसी है। बायर ही जो है ना वो मजे कर रहा है। बायर के यानी कि 1%, सेलर के 1% है तो 99% बायर के राइट्स है। तो वो क्यों है? अच्छा, क्यों फिर वहाँ की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ई कॉमर्स की? क्योंकि कस्टमर को जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा, और कस्टमर अपने, देखिए कस्टमर, मैं खुद कस्टमर होकर सोचूं कि यार आंख बंद करके मैं सोचता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट मंगवाना चाहता हूँ, मेरे पास टोटल 1,500 रुपए मैंने मंथली सेविंग की है अपनी, ठीक है ना। एक महीने के पैसे मैंने अपने एक किसी फीमेल ने या मेल ने अपनी सैलरी में से, अपनी पॉकेट मनी में से जोड़े, और 1,500 रुपए का मैं कुछ ऑर्डर करना चाहता हूँ XYZ। अब वो 1,500 रुपए का आइटम खराब आ जाए, कितना दुख होगा? ऐसे ही है। लोग ये नहीं सोचते, लोग कहते हैं बस ऑर्डर आ गया और बस चीज जानी चाहिए, चाहे खराब जाए अच्छी जाए, और उसके बाद ब्लॉक कर देंगे, हमें कौन पकड़ेगा? ऐसे ही। तो वो उनकी जो सोच होती है ना, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, और नहीं बढ़ते वो लोग। तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या चीज करनी चाहिए, मेरा अपने कस्टमर सपोर्ट जितनी अच्छी देंगे, आप कस्टमर को ट्रस्ट दें कि भाई ये चीज आप ये देखें वीडियोस, ये पिक्चर है और अकॉर्डिंग टू ये आपको रिसीव हो रही है, और अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आती, ठीक है ना, आप इसको हमसे एक्सचेंज करवा सकते हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ। सही है। फिर एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि आप एक्सचेंज करवाएं तो कैसे करवाएं? अब कस्टमर को क्या कहा जाता है कि बस आप जाएं और खुद ये पार्सल किसी कोरियर के थ्रू भेजें, और उसके बाद जब हमें रिसीव होगा तब हम दूसरा भेजेंगे।
सही है। अब कस्टमर अगर उसने खुद मार्केट जाके ही ये पार्सल डिस्पैच करना था तो मार्केट जाके बाय कर लेता वो। सही है, सही है। वो क्यों आपसे घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है? तो कस्टमर के लिए इतना बड़ा उसको बना देते हैं, तो वो आइंदा तौबा कर लेता है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूंगा। और अभी भी, बल्कि आप सही कह रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग मेरे क्योंकि मैं बोलता हूँ कि भाई ऑनलाइन यहाँ से लो, क्योंकि मुझे लगता है जो दराज पे मुझे प्राइसिंग मिलती है वो मुझे आम मार्केट में नहीं मिलती है, कम ही मिलती है मुझे उस प्राइसिंग ना। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, लेकिन अभी भी उनका परसेप्शन यही है कि नहीं वो तो धोखा है, वो तो फ्रॉड है। और वो सही कह रहे हैं बिल्कुल आप ना, क्योंकि किया है सेलर्स ने यहाँ पर ना, फ्रॉड किया है हमारे पास। मैंने जब अपना स्टार्ट किया था 16-17 में काफी ग्रो कर चुके थे उस टाइम तक। तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज ही यही आ रहा था हमें कि कस्टमर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था ना। कस्टमर ये सोचता था कि मुझे पता नहीं पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्सचेंज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये चीज हमने उस टाइम से लोगों को ऑफर, उस टाइम हालांकि कोरियर कंपनी के पास सर्विसेज नहीं थी, हम कस्टमर को उस टाइम कहते थे मिस कोई सर्विस है नहीं तो आप काइंडली ये भेज दें और हम आपको इसके पैसे देंगे जो आप डिस्पैच कर रही हैं, और यहाँ से भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे, आपको एक्सचेंज करके देंगे। लेकिन अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिस्टिक कंपनीज ने सर्विसेज देना शुरू कर दिए हैं मेन सिटीज में, कि अब हमारे पास कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, रावलपिंडी या जो भी मेन सिटीज है उसमें कोई ऑर्डर आता है उसका एक्सचेंज होता है, तो हमारी तरफ से खुद कोरियर जाता है, उसको दूसरा प्रोडक्ट देते हैं और उनसे वो वाला लेके हमें जो है ना रिटर्न कर देते हैं। तो कस्टमर को कहीं पर भी तकलीफ ना आनी चाहिए कि वो घर बैठे उसने मंगवाया तो घर बैठे एक्सचेंज भी मिलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, कस्टमर का जो ट्रस्ट है, असल चीज यही है, तो ट्रस्ट कैसे डेवलप करता है कोई भी ब्रांड जो होता है, कोई भी कंपनी जो होती है, वो ट्रस्ट कैसे बनाती है कस्टमर्स का? नहीं, ट्रस्ट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास ऐड चला रहे हैं ना, ऐड के अंदर हमने अपनी वीडियोस या अपने पास उस कस्टमर को, वो अगर आ रहा है हमारे पास तो उसको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे ट्रस्ट डेवलप होता है कि आपने हाथ के हाथ वीडियोस बना के दे दी, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि नॉर्मल मोबाइल से बना के दें, ट्रस्ट डेवलप। दूसरा, आप वो चीज किसी मॉडल को, इन्फ्लुएंसर को आप वेयर करवाएं तो उसका ट्रस्ट डेवलप होता है। उसका, क्योंकि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है ना, और उसको पहने हुए देखेगा तो उसको नजर आएगा हाँ भाई ये चीज पहने हुए अच्छी लग रही है। ये किसी सेलिब्रिटीज को, जीसे के अंदर मैं बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ जीसे में एकदम कस्टमर का कैसे ट्रस्ट डेवलप हुआ। हमने 2016 में पहला शो किया था, आई थिंक मॉर्निंग शो। तो मॉर्निंग शो उस टाइम पाकिस्तान की आवाम बहुत देखा करती थी ना, तो उनका उससे बड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ कि नहीं ये मॉर्निंग शोज टीवी पे आ रहे हैं और तो ये गलत चीज नहीं देंगे, फ्रॉड नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी फ्रॉड किया भी नहीं, और कस्टमर को जब ज्वेलरी, कस्टमर ने रियल टीवी चैनल्स पे हमारी ज्वेलरी को देखा, क्योंकि हाथ में लेके डॉक्टर शाइस्ता लोधी थी, सनम जंग थी, ठीक है ना, निदा यासिर थी, उन्होंने खुद भी पहनी, मॉडल्स को भी वेयर करवाई, तो उससे कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हुआ। तो वो एक चीज है। हालांकि उस टाइम पे चैनल्स पे जाना दूसरे लोगों के लिए ऐसा होता था जैसे चांद पे जाना, वो एक अलग दुनिया होती थी, ऐसे ही है। तो उससे काफी हमें सपोर्ट मिली। लेकिन अभी जो छोटे ब्रांड्स हैं वो उस तरह चैनल्स पे नहीं जा सकते, तो उसके लिए सबसे आसान है कि आप कोलैब करें ब्लॉगर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप कोलैब करें, उनको ज्वेलरी दें और उसकी वीडियोस अपने पास आप पेज पे डालें। सही है, ठीक है ना। और एक कस्टमर को जब आप अच्छी चीज डिलीवर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपका कस्टमर नहीं है, वो आपका बेसिकली वो खुद एडवर्टाइज करेगा आपकी चीज को। चलिए, इसी में एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप कोलैब करते हैं इन्फ्लुएंसर से जो है ना वो आप करवाते हैं, तो ये रिलेशनशिप बनाने का या फिर उनसे किस तरह जो है ना वो एक ऐसे, क्योंकि नया बंदा होता है वो सिर्फ इस वजह, मैं सारे वो सवाल लेके आ रहा हूँ जो कि एक नए के दिमाग में आते हैं ना, तो अब कोई नया बंदा होता है ना उसके दिमाग में आता है कि यार इसको मैं करूंगा तो ये जवाब देंगे नहीं देंगे, किस तरह इनसे लिंक बनाना होता है, क्या डील करनी होती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जब स्टार्ट के अंदर हमने यानी कि पहले तो ब्लॉगर्स वगैरह आपके पास, हम अगर किसी पेज पे खुद ही वो अप्रोच करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो बोलती है जस्ट प्रोडक्ट आप हमें दे दें, कुछ भी एक्स्ट्रा दे दें और हम कोलैब करके आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, आपको पता है, अब वो पेड बेसिकली मार्केटिंग के ऊपर आती है और काफी हाईली चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है ना, जिसके अगर 20, 30, 50K भी हैं, तो वो पेड के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उससे उनकी तरफ ना जाएं जो कि जिनके 5K 3K जो कि इनिशियल स्टेज पे उन्होंने भी अपना करियर स्टार्ट किया, उनके साथ कोलैब करें फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको आप मैसेज करें, वो बिल्कुल आपके साथ कोलैब, 10 को आप करेंगे, 8, 6, 7 उसमें आपके साथ कोलैब करेंगी। और अदरवाइज जो है वो खुद ही आपको, अगर आपका ब्रांड ऐसा है कि आप उसको एडवर्टाइज रन कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज उनके पास भी आते हैं, तो खुद भी अप्रोच कर लेंगे। सही। तो अभी आपका अगर मैं पूछूं तो एड का बजट कितना है आप लोगों का? एड इन टर्म्स ऑफ देखें वो तो अप एंड डाउन होता रहता है, तकरीबन बजट मेटा के थ्रू ओवरऑल की बात करेंगे तकरीबन हम 2 मिलियन के करीब स्पेंड कर रहे होते हैं।
और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मेटा हो गए, ठीक है, सही। गूगल हो गया, टिकटॉक। अच्छा, आपने बता दिया भाई कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप करना है तो कस्टमर बाय करेगा, उसके बाद की क्या समझते कि आप जो है ना स्टेज जो है वो कौन सी होगी? देखिए, एक तो कस्टमर सपोर्ट की मैंने बात की थी, ठीक है जी, ना, जी। और ये ट्रस्ट की। अब तीसरी चीज आ जाएगी क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें करनी है। आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो मजेदारी नहीं आएगी। जितनी सही। अच्छी क्वालिटी देंगे उतना कस्टमर जो है वो आपका बनता चला जाएगा, ठीक है ना। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि कस्टमर ने आज उसको लिया है तो वो आज यूज नहीं करेगा, उसको यूज करेगा 6 महीने साल बाद उसको याद रहेगा कि यार ये मैंने इधर से बाय किया था, बड़ी अच्छी क्वालिटी है ना। तो क्वालिटी के अंदर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना है। और इसके लिए सबसे अच्छा ये कि सुन्नत अमल पे हम करें। भाई जुनेद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अपना बिजनेस J.Dot स्टार्ट करने लगे थे तो वो तकी उस्मानी साहब के पास आए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी 2 चीजें कही जो कि मैंने जी से में भी अपनाई थी सही। जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। उन्होंने कहा आप नियत कर लो लोगों को फायदा पहुंचाना है, पैसे की नियत से नहीं करो, फायदे की नियत से। आप लोगों को फायदा पहुंचाने की नियत से करोगे। देखिए पैसे तो एंड ऑफ द डे आने हैं आपके पास ना, लेकिन जब आप पैसे की सोच रख के करते हैं तो सिर्फ पैसे ही आएगा, इसमें आपको सवाब भी मिलेगा और आप गलत काम नहीं कर सकते। कभी गलत प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे कस्टमर को, क्योंकि लोगों को आपका माइंडसेट ये होगा कि आपने लोगों को फायदा पहुंचाना है। भाई एक कस्टमर की जरूरत है, उसको शर्ट चाहिए, उसको ज्वेलरी चाहिए, उसको कोई भी एक्सेसरीज शूज चाहिए, वो अपनी जरूरत के लिए ले रहे हैं ना। अब उसकी जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं तो आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और आपकी कोशिश होनी है अच्छी से अच्छी क्वालिटी दें। जब आप ये काम करते हैं ना तो आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका यानी कि सक्सेसफुल पॉसिबल ही नहीं कि सक्सेसफुल ना होना आपका बिजनेस। तो जितनी अच्छी क्वालिटी के ऊपर हम काम करेंगे, ये 3 मेजर मेरे ख्याल से एस्पेक्ट्स हैं कि हमने कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट डेवलप और क्वालिटी, ऐसे ही है। और इसके बाद कोई चीज बचती नहीं है। फिर तो आप वक्त के साथ साथ चीजें सीखते रहते हैं और करते रहते हैं। ऐसे ही। तो अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं बात करूं मार्केटिंग के हवाले से, तो मार्केटिंग के लिए किस तरह जो है ना वो आपको किस प्लेटफॉर्म को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट्स की, मार्केटिंग में किन चीजों का ख्याल रखना होता है, इसके बारे में बताएं। मार्केटिंग में देखें आपकी सबसे अच्छी ना पैकेजिंग होनी चाहिए, सही, नंबर 1। अब आप मार्केटिंग के ऊपर आ जाते हैं तो लोग पैकेजिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। 2014-15 के बाद हमने फौरी तौर पर सबसे पहला जो काम किया था ना, पैकेजिंग के ऊपर बड़ी वर्किंग की थी, ठीक है ना। मैं वाहिद वो पर्सन हूँ कि हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर हमने बॉक्सेस को ना इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी कि बॉक्सेस से मुराद, पहले आपको पता है कि आपकी भी घर में वेडिंग शादी वगैरह हुई है तो उसमें एक वेलवेट वाले रेड कलर के बॉक्स चलते थे, बस वही बॉक्स चलते थे, ठीक है ना। तो वो एक ज्वेलरी वो अलग से भी परचेज करने पड़ते थे। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वो आपको ना जस्ट थैली के अंदर पैक होके उसके ऊपर बबल रैप होके सेंड कर दिया जाता था। उसमें डैमेज भी होती थी ज्वेलरी और वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने एक उसका पैटर्न डिजाइन किया था, मुझे आज भी याद है। एक साइज के हमें बॉक्सेस, हमने सारे साइजेस के बॉक्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया और वो इतने कामयाब हुए कि आज जितने भी, मैं अगर इन टर्म्स ऑफ बात करूं, और 1000 सेलर सिस्टम पाकिस्तान में है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सेल कर रहे हैं, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए, वो सारी हमारी पैकेजिंग फॉलो करते हैं। अच्छा, वही बॉक्सेस का साइज फॉलो कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो हमने बॉक्सेस को मार्केट में क्योंकि इंट्रोड्यूस करवाया था। अब बल्कि मुझे हैरत हुई, मुझे कुछ अर्से पहले पैकेजिंग क्योंकि लोग बहुत सारे जानने वाले तो आते रहते हैं, क्या यार आपका जो बॉक्स जो बनाया था ना वो मार्केट में ऐसे रन हो रहा है, लोग उसको ना यानी कि आप तैयार करके रख देते हैं और किसी को भी वो बॉक्स चाहिए वो आता है, अपना सिर्फ स्क्रीन प्रिंटिंग करवाता है अपने ब्रांड नेम उस पे और वो ले जाता है। ऐसे सही तो उसके एक वो बन गई। तो पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आज हमारे पास सबसे पहले जब उसको पार्सल रिसीव होता है तो वो यकीन माने वाव का उसका वर्ड निकलता है। आप हमारे पेज पे रिव्यू जाके देखिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट रिव्यूज का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां जाके देखेंगे, उसमें तकरीबन 40% लोगों ने सिर्फ पैकेजिंग की तारीफ की। ओके, अब आप कहेंगे कि आप पैकेजिंग जब इतनी अच्छी दे रहे हैं तो आपके पास मार्जिन नहीं बचेगा कि मैं 500 रुपीज की एक रिंग मुझसे कोई ऑर्डर करता है आज की डेट के अंदर, तो 500 रुपीज में मैं उसको एक बॉक्स दे रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स के साथ उसके अंदर हम पाउच भी दे रहे होते हैं, उसके अंदर एक बैग दे रहे हैं, फैंसी बैग। अब उस बैग के साथ आप मुझे बताएं, बाजार से आप चीज लेने जाए 500 रुपए में आपको सिंगल शॉपर मिलता है। अगर आप उससे दुकानदार से कहते हैं कि डबल कर दे, कभी-कभार तो ये भी नहीं मिलता। अगर हमारी पाकिस्तानी की आदत है डबल कर दे तो घूर के देखता है, तो बॉक्स और दूसरी चीजें देना दूर की बात। तो अब हमने क्या किया था कि कस्टमर को नहीं, आपने ना पैकेजिंग अच्छी देनी है,
ताकि उसको फील आए कि मैंने किसी ब्रांड से लिया है ना। हाँ, अब आ जाए प्रॉफिट के ऊपर, दूसरा रिस्पेक्ट भी फील होती है। अब Respect जैसे भी कि होती मैं है। अभी रिसेंटली बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने एक ही परफ्यूम जो है ना, उसका इंप्रेशन था, मैंने 2-3 जगहों से मंगवाया क्योंकि मैं कुछ कलेक्ट कर रहा था। एक जगह जो है ना, जैसे आप बताए ना, बबल रैप में उन्होंने डाल के, और बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और ऑनलाइन ऑफलाइन सही। करता है, लेकिन ऑनलाइन अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल बबल रैप में रख के उसको दरमियान में उस परफ्यूम को फंसा के दे दिया। तो एक मुझे लगता है कि वो जब आपको चीज मिलती है ना, तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ऐसा लगता है कि यार इसने मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिसने पैकेजिंग अच्छी करी है, बिल्कुल। इसने कस्टमर की रिस्पेक्ट करी है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट और एक ट्रस्ट का एलिमेंट जो है ना, वो बढ़ता है इसकी वजह से। बिल्कुल बढ़ता है, और फिर कस्टमर को ये थोड़ा सा ना, अगर प्रोडक्ट आपकी 19-20 भी है ना, हाँ, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, लेकिन आपकी पैकेजिंग इतनी बुरी हालत में आपने कुछ भी डाल के भेज दिया, वो अच्छी भी होगी ना, उसका दिल खराब हो जाए यार, ये शायद बहुत ही कोई लो ऐसा ही है। क्वालिटी है ना। अब लोग इसलिए नहीं पैकेजिंग यूज करते क्योंकि आप पैकेजिंग की कॉस्ट बहुत है ना, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जीसे का एक मिशन है बेसिकली, जीसे ने भी प्रॉफिट नहीं कमाना। हमारा एक विजन है कि हम अपने 2026-27 के बाद प्रॉफिट को देखेंगे। अभी सिर्फ हमें क्लाइंट बनाने हैं, हमें लोगों को अच्छी चीज कम प्राइस में डिलीवर करनी है, बेशक हमें कुछ उसके अंदर प्रॉफिट उस तरह से ना हो। ठीक है ना? सही। तो हमारा विजन ये है। हम आप सोचें कि 500 रुपीज में कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कि मैं उसके अंदर डिलीवरी के भी हाफ कॉस्ट कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम जो कंपनी जो चार्ज कर रही है 200-250 रुपीज डिलीवरी रेट चार्ज कर रही है। मैं कस्टमर से शिपिंग चार्जेस नहीं ले रहा, मैं जस्ट हाफ ले रहा हूँ, 99 रुपीज, ठीक है ना। और उसके अगेंस्ट में उनको पैकेजिंग भी दे रहा हूँ, एक तरह से हाफ डिलीवरी भी फ्री दे रहा हूँ, फिर प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा? 1000 रुपए तो नहीं होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन ये बेसिकली कि मुझे एक मेरा कैम है, मैंने हर घर के अंदर एक जीसे का बॉक्स पहुंचाना है, ताकि उसका ट्रस्ट डेवलप हो। ऐसा ही है। और वो फिर उसको बड़ी चीज भी बाय करनी है इन फ्यूचर, जब उसकी शादी घर में होगी, किसी की भी होगी, तो वो कोई मसला नहीं, फिर वो उसमें देखेंगे। तो आपने मेरे ख्याल से माइंड ये बनाया हुआ है कि मैं बड़े आइटम्स के ऊपर बना लूंगा पैसे, छोटे आइटम्स को सिर्फ ये मार्केटिंग की कॉस्ट है नहीं, ये कह सकते हैं कि, लेकिन हमारा बड़े आइटम में भी प्रॉफिट कम है। अब उसमें होता है कि आपको फिर भी कुछ बच जाए, ठीक है। एक 500 के प्रोडक्ट में क्या आप 10-20 रुपए बचेंगे, 50 रुपए, उसमें कम से कम 1000-2000 आपको ये एवरेज आ जाएगा ना। वो 1000 का प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता, आपको भी पता है। ब्रांड्स के लिए हमारे लिए हमने इतना कम प्रॉफिट रखा हुआ है। अब इतने आपके एक्सपेंस होते हैं, क्या करेगा आपका 1000 या 1500 का प्रॉफिट ना। हमें लोगों को सिर्फ अभी जो है ना अच्छी चीज कम पैसों में प्रोवाइड करनी है। प्रॉफिट का टाइम भी आएगा जब हम इंटरनेशनली निकलेंगे। सही इंटरनेशनली जब हमारी ब्रांचेस इंशाल्लाह इन फ्यूचर में होंगी, इन फ्यूचर हमारी पाइपलाइन में कि हम यूएसए, कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे, तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। सही। जो डॉलर में अर्न कर रहा है उसको हिसाब से प्रॉफिट लेंगे ना। अभी तो पाकिस्तानियों के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि इतना ज्यादा मुश्किलात हैं, इतनी ज्यादा महंगाई है, और उसमें कोई उनको एक ब्रांड ऐसा भी अवेलेबल नहीं हो जो कि उनकी नीड को उनके प्राइसेस में पूरा कर सके। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ अब जो है ना, ये सब चीजें कम होती जा रही हैं। जो लग्जरी वाला आइटम्स से तो लोग अब थोड़ा कम, क्योंकि ऑब्वियसली उनके खर्चे और वो सब चीजें हैं, तो लोग थोड़ा सा डर के जो ना वो खर्च करते हैं। अच्छा, एक हो गई पैकेजिंग, उसके बाद आप क्या बोलेंगे मार्केटिंग के अंदर ही, अगर मैं आपसे पूछूं? पैकेजिंग के बाद आपने तो देखें एड्स, आपको जाहिर सी बात है एड्स आ गए ना। एड्स के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया कि हम इस टाइम मेटा के बाद टिकटॉक को यूज करें, ठीक है, और अपनी वेबसाइट को बेटर बनाएं, ठीक है। आगे जो काम है वो ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स वेबसाइट के बिना नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी सोशल मीडिया के पेजेस के थ्रू काम कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। वो एक नंबर ऑफ स्टेज तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद रुक जाएंगे ना, उसमें स्टक हो जाएंगे। आप ग्रो नहीं कर सकते ना। आप दिन में 100 ऑर्डर्स उठा लेंगे, ऐसे ना आप कितने बुक कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे जाना ही है, वेबसाइट को इन्वेस्ट करें। लोग पाकिस्तान में वेबसाइट पे इन्वेस्ट नहीं करते, वेबसाइट्स नहीं बनाते। 3-3 साल से मैंने देखा काम कर रहे हैं, 4-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी वेबसाइट नहीं बनी। बोलते नहीं यार हमें तो रन ही नहीं करना आता, और हमारा कस्टमर तो लेगा ही नहीं। तो वेबसाइट को पहली फुर्सत में आप उसको डिजाइन करें, उसको बनाएं, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर को कन्वर्ट करें वेबसाइट के ऊपर। तो ये बेसिकली असल में पाकिस्तान में पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, चले अब तो हो गए। मेंटोरशिप का एक कल्चर नहीं था, ठीक है ना। कल्चर अभी भी नहीं है। अब जो छोटा काम कर रहा है ना, वो मेंटोर कैसे रखेगा, उसके पास बजट ही नहीं है। वो किसी को मेंटोर बनाना पसंद ही नहीं करता। वो अपने आप के अंदर वो कहता है मैं खुद करूंगा, खुद तजर्बा हासिल करूंगा, खुद देखूंगा, खुद सारी चीजें कर दूंगा। और फिर कोई दूसरा करने को भी तैयार नहीं है मेंटोरशिप, क्योंकि हर किसी के पास टाइम का इशू है। तो मेंटोर मेरे हिसाब से होना चाहिए आपके पास ना, कोई ना कोई। हमने जब स्टार्ट किया हमारे ऊपर कोई मेंटोर नहीं था। आज मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं मेरे, जिनको मैंने
तकरीबन 100 Help out. प्लस जो है लोगों को हेल्प आउट किया, उनके बिजनेसेस को स्टार्ट करवा के दिया, ठीक है ना। तो उनको एक मेंटोर मिला, ठीक है ना, तो उनका वो टाइम बच गया। और मैं आज उनको कह रहा होता हूँ कि भाई आप लोग ये चीज कर लें, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने ही माइंड के साथ कर रहे होते हैं, वो नहीं लेते कि भाई हम उस चीज को कर आ चुके हैं, हमने 10 साल या 8 साल उस फील्ड में लगाए हैं, हमने वो एक्सपीरियंस किया है, ऐसा ही है। उसके बाद हमें ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ है कि भाई इसके अंदर नुकसान है, इसमें नफा है, या ये चीज सही। हेल्प आउट हो सकती है। वो कहता नहीं हम खुद से करके खुद सीखेंगे। से करके। लेकिन इसमें वही वाली बात है ना कि मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि जो है ना, वो एक तो ये है कि आप अपनी गलती करके सीखो, उसमें टाइम लग जाता है। एक ये है कि दूसरा की गलती करी उससे सीख लो। वो एक हमारे टीचर है, हमारे वो हैं, तो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। बिल्कुल, सही है। हाँ, ऐसे ही। तो वो वही वाली बात है ना। मैं अक्सर आप जैसे कि अब आप जिस स्टेज पे हैं, तो आपने अगली स्टेज बना के रखी होगी, उसके दरमियान की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से तो आपने लेनी है। विदाउट दैट इन्फॉर्मेशन आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। तो उसमें यही है कि आप जो कह रहे हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने अभी भी आपके मेंटोर्स हैं, उन्होंने क्या हेल्प आउट किया रिगार्डिंग, एक तो ब्रांड है, मार्केटिंग है, सब कुछ है, एक वो जो माइंडसेट आपका डेवलप हुआ हो और आपने क्या क्या चीजें अडॉप्ट करी मेंटोरिंग के अंदर, उसके बारे में भी बताएं। अच्छा, मेंटोर तो शुरू में मैंने आपको बताया जैसे नहीं था ही किया नहीं, आपके ठीक है पास। ना। तो अब उसके बाद हम अपने काम के अंदर इतना बिजी हो गए, तो हमने इस तरफ ध्यान हमने भी नहीं दिया। लेकिन हमने एक चीज अच्छी की, हमने अपने सर्कल के अंदर ऐसे लोग रखे जो कि उस फील्ड के ई कॉमर्स के किंग हैं या बड़े एक्सपर्ट्स हैं। आप जब उनके सर्कल में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। जो उनका तजर्बा होता है, आप कहीं स्टक हुए में आप डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम हमारे जितने भी पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं, हमारे ग्रुप है, तो ग्रुप्स के अंदर हम होते हैं, उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। सारे जितने सीईओ हैं, जितने को फाउंडर्स हैं, उसके अंदर भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई भी चैलेंज आ जाता है तो रैंडमली मैसेज उसके अंदर ड्रॉप करके उसका सोल्यूशन पूछ लेते हैं। तो वो इस तरह हमने सर्कल बनाया हुआ है जिनसे हम लोग सीख रहे होते हैं, और उससे काफी कुछ हमें हेल्प आउट मिल रही होती है, ठीक है ना, हेल्प मिल रही होती है। और आप आजकल आप इवेंट्स होने शुरू हो गए, जैसे कि ITCN। हाँ, ITCN लास्ट ईयर हुआ था, इस ईयर फिर दोबारा आई थिंक 27 अगस्त को जो है ना हो रहा है। तो इन इवेंट्स में जाएं, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। नेटवर्किंग होती है। आजाद चाय वाले ने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया था, चायकॉन। तो चायकॉन मेरे हिसाब से ना इन इवेंट्स में, ठीक है उस तरह से वो मैच्योर नहीं है अभी चायकॉन, लेकिन उसने कोशिश बुनियाद रख दी ना। तो आपको वहां पर जाके बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा। इन इवेंट्स में जाएं, ठीक है ना, ITCN में जाएं, आप देखें क्या कंपनीज कर रही है, क्या बात हो रही है, क्या चीजें नहीं है, ठीक है ना। वहां पर तो सारे हेड ऑफ ई कॉमर्स आए हुए होते हैं मोस्टली कंपनीज के, तो उनसे मिलें और वहां पर वो अवेलेबल होते हैं, उनसे आप 1-on-1 गपशप करें, ठीक है ना। मैं खुद भी वहां पर अवेलेबल होता हूँ जिस तरह के। बहुत से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स में देख रहा होता हूँ, आ रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं और क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट कर रहे होते हैं हमसे भी, ठीक है ना। तो बड़ा आपको हेल्प मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से अभी आप मेंटोरशिप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इन इवेंट्स में जाएं। आप पॉडकास्ट का बड़ा अच्छा है कि मेरे ख्याल से जिस तरह आपने अभी मैं समझता हूँ रिसेंटली भी वकास डार साहब को बुलाया हुआ था। ऐसे ही अब उनका एक एक्सपीरियंस गुजरा, देखे ना, वो आज कंपनी के को-फाउंडर हैं। तो सोचे वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कितना एक्सपीरियंस होगा। तो उनकी पॉडकास्ट लोग देखें और उससे उनके आंसर को मिल रहे हैं। जो मैंने देखा है कि अक्सर लोग ना, मतलब आपको, मुझे लगता है कि 99% लोग जवाब भी देते हैं। आपका सवाल करने का अंदाज हो, आपको वाकई उनसे रिलेशनशिप बनाने का दिल हो, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप बन जाता है। मतलब उसके लिए भी मुझे लगता है पैसों, क्योंकि मैंने अब तक जितने लोगों के साथ भी बातचीत करी और स्टार्टिंग के अंदर भी, तो मुझे कुछ जगहों पे लगता था यार ये तो हमें जवाब नहीं देंगे, यार ये तो हमें जो है ना वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर आप मुखलिसाना तौर पर, और जो उस्ताद होता है या जिसने कर लिया होता है ना, वो खुद ऐसे लोगों को ढूंढ रहा होता है। आप भी जैसे कि आपने बताया कि मैंने अपने खानदान में लोगों करा, तो कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढ रहे, लेकिन आप भी उसको ढूंढने के यार कोई 1-2 लोग ऐसे मिल जाएं, और बजात एक वक्त में वो भी सीख रहा होता है कि यार उसको भी ये चीज का दर्द होता है कि यार मैं इस वक्त में ऐसा भी था कि जब मुझे नहीं पता था, तो वो बता देता है, चीजें हेल्प आउट कर देता है। ये आपने बात बिल्कुल सही करी कि कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि मैं अभी अपनी बात करूं तो मैंने पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा इन चीजों पे इन्वेस्ट भी किया और खर्च भी किया, और अच्छे पाकिस्तान के जो नामवर लोग थे या हमारे से थोड़े से वो थे, तो उनसे मैंने अपना हेल्प आउट करके लिंक बना के जो है ना वो चीजों को तेजी से अडॉप्ट किया, और फर्क आया उस चीजों के अंदर। फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। तो अच्छा, अब मुझे बताएं कि जैसे कि अब इस पूरे बिजनेस के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अगर आपसे मैं पूछूंगी यार सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और उसको आपने किस तरह टैकल किया?
अच्छा, अब हम टियर 1 को छोड़ के यानी कि हाँ। टियर 2 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ। यानी कि लाइक जी से हाँ। अभी जितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना, बहुत हम बड़े के ऊपर भी बात नहीं करते हैं और उसके ऊपर भी आते हैं कि जो कि पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, जाइंट्स हैं। अब हमारे साइज के जब आप कंपनी बन जाते हैं, ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे पास 50 प्लस का स्टाफ है ना, तो इतनी बड़ी कंपनी जब आप बन जाते हैं, एक अच्छा आपका नंबर्स होता है, आपकी आउटलेट्स हैं या आपका ई कॉमर्स ही है, तो सबसे बड़ा इशू आता है आपको सप्लाई चेन का। और आपने जो भी एक बात की, मैं बिल्कुल 100% वो कहता हूँ कि उस कंपनी ओनर्स को या उस पर्सन को पता ही नहीं होता कि मुझे चाहिए क्या। हाँ। तो वो चैलेंज डे बाय डे चैलेंज के अंदर फंसा हुआ होता है। ऑपरेशन नहीं चला पा रहा होता है, ऑपरेशन नहीं रन कर पा रहा होता, वो मसले, अब ये ऑर्डर्स, ये चीजें, ये मसले, ये कस्टमर, तो उसको नहीं पता चल रहा होता कि मैं कहाँ, उसको पता भी नहीं होता, वो फंसता चला जाता है। ऐसे ही है। उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले उसमें 2-3 चीजों में सबसे पहले फंसते हैं। एक आ जाती है आपकी कस्टमर सपोर्ट, ठीक है ना, दूसरा आपका आ जाता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को जिसने सॉल्व कर लिया ना, वो किंग है। क्योंकि सप्लाई चेन आपकी सेट है ना, ऐसे ही है, तो आपका एक तरफ माइंडसेट हो जाता है, आप फिर फोकस होके आप मार्केटिंग के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। तो सप्लाई चेन को लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें सप्लाई चेन में भी चाहिए क्या। कि वो कहते हैं कि यार नॉर्मल से सॉफ्टवेयर ले लें, उनको ये नहीं पता होता उनको सॉफ्टवेयर की किस सॉफ्टवेयर की नीड है, उनको कौन सा टूल चाहिए जिससे उनका सप्लाई चेन का इशू रिजॉल्व होगा। बेसिकली ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है या अपना वेयर हाउसिंग सिस्टम है, आपको इन्वेंट्री को जो है ना फिक्स मैनेज करना है, तो ये एक चीज है। और फिर प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है सप्लाई चेन के अंदर आपकी भी आ गया ना कि आपको कितना आपको ऑर्डर करना है, आपके पास स्टॉक होना चाहिए, क्या कैलकुलेशन के तहत वो सेल हो रहा है आपके पास, कौन से आपके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, कौन से नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम होता है कि सबसे पहले कि आपने इसको सेट करना है। जिसने इसको जल्दी समझ लिया वो आगे रन कर लेगा ना। अच्छा, उसके लिए मैं कहता हूँ, एडवाइस देता हूँ, सबसे अच्छा काम ये करें कि आप वही खुद से सीखेंगे तो आपको 1-2 साल लग जाएंगे। आप इंडस्ट्री का कोई भी प्रोफेशनल हायर कर लें, बेशक आपका भी बजट नहीं होगा। देखिए, इंडस्ट्री का जो प्रोफेशनल लेकर आएंगे, अभी आपके पास स्टाफ है 30,000 40,000 रुपीज, आप उससे 80 तक, वो कम से कम होगा 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक का, सही ठीक है ना, 2-2.5 लाख, अगर 3 लाख, बहुत प्रोफेशनल जाहिर सी बात है ना। और एवरेज भी लाएंगे तो 1.5 लाख रुपए तक है ना, 1 लाख 1.5 लाख जिस तरह आपने कहा। लेकिन आप ना मैं कहूंगा 2.5-3 लाख वाले को हायर कर लें। 1 साल का बजट जोड़ लेना आप। 1 साल आप लॉस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने, या प्रॉफिट आप जो कर रहे थे, आप बोले मैं 1 साल तक प्रॉफिट ही नहीं कमाऊंगा। अब वो आपका जो एक्स्ट्रा का 2 लाख रुपए का बजट है वो जा रहा होगा उधर। अब उससे क्या होगा, वो आपको आके आपका जो काम है जो आपने 2 साल में करना था वो आपके 3 महीने में कर देगा। ऐसे ही है, क्योंकि उसको पता है क्या चीज आगे सेट करनी है, वो पूरा आपको सेट कर देगा। तो लोग ये नहीं करते, बोलते नहीं हम तो 35 वाले से ही ये काम करवा रहे हैं, सही है, ये क्या आगे ये तो बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे ना। तो लोगों का माइंडसेट अभी है, उसके लिए आपको ना माइंडसेट अपना बड़ा करना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल्स को लाना पड़ता है जो आपसे ज्यादा सीखे हुए लोग हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान की कंपनीज में होता है कि बीइंग अ ओनर या बीइंग अ फाउंडर अपने आप को सब कुछ समझते हैं कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मुझे ये पता है और किसी को नहीं पता हो सकता। ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। अपने ऊपर किसी को लाना पसंद नहीं करते जिसको आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। तो वहीं तो फिर वो सेठिया जो कंपनी कहते हैं वहीं तो डेवलप हो जाती है। तो ये आपको माइंडसेट चेंज करना है कि सेठिया कंपनी और आपको एज अ कॉर्पोरेट कल्चर बनाना है या आपको कंपनी बनानी है, तो उसमें आपको लोगो लाना पड़ेगा जो जिसमें आपकी ये कह लें कि एक्सपर्टीज नहीं है, वो एक्सपर्टीज वाले लोग लेकर आने पड़ेंगे आपको और उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपना टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप 6 साल के बजाय 1 साल में ग्रो कर जाएंगे। ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूँ सप्लाई चेन, आपने एक मेजर चैलेंज जो है वो डिस्कस किया, और उसके बाद अगर मैं बोलूँगी आपका बड़ा क्या चैलेंज होगा इस बिजनेस के अंदर, तो वो क्या होगा? अच्छा, सप्लाई चेन को हम इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करके नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। सप्लाई चेन के अंदर ना, जिस तरह अभी मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, लोगों को नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कौन सा लेना है। मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है ना, OMS भी हैं, ठीक है ना, WMS भी हैं, और भी डिफरेंट लॉजिस्टिक्स से भी रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अब लोगों को उनको नहीं पता कि उनको क्या लेना है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कंप्लीट ERPs भी हैं, ठीक है ना, ERP भी है। अब 1% ने उसने कंप्लीट ERP ले लिया, उसका काम ही नहीं है ERP का। ओडोस ने ले लिया, डायनेमिक ले लिया, सैप ले लिया। आपको जहां चैलेंज आ रहा है ना, उस चैलेंज को पहले ढूंढना है, आपका चैलेंज क्या है, या वो
एक्सपर्ट जो लेकर आ रहे हैं वो खुद ही समझ जाएगा। उससे रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर लेना है, सही ठीक है ना। वो जब आएगा, जब देखें एक्सपर्ट आएगा और टूल आएगा तो काम बनेगा। खाली एक्सपर्ट आ गया, टूल नहीं है, तब भी काम नहीं बनेगा। टूल ले लिया, एक्सपर्ट नहीं है, तब भी काम नहीं बनेगा। तो सबसे राइट थिंग ये है कि मैं कहता हूँ कि वो सर्वाइव ना करें सॉफ्टवेयर में लगा के, वो पहले अच्छी तरह देख लें कौन सा उन्होंने जो है ना टूल को लेना है और कौन सा राइट टूल है जो उनके बिजनेस को स्मूथली जो है वो रन कर सकता है उनका बिजनेस, और बिना किसी हडल के, कि वो यानी कि उनके पास पेपरलेस वर्किंग होनी चाहिए, ऑटोमेट होना चाहिए बिजनेस का, सारी ये सिस्टम पे ना के डिपेंडेंट हो किसी पर्सन के ऊपर। ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जी से मैं अपनी बात बताता हूँ कि हमने जी से में हमने टोटल ऑटोमेट बिजनेस किया पाकिस्तान में। हम वाहिद बिजनेस है आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है और दूसरी कैटेगरीज के अंदर भी जो कि पेपरलेस है। एक खाड़ी पेपरलेस है, ठीक है ना, और कुछ एक दो नाम होंगे, लेकिन ओवरऑल बड़े बड़े ब्रांड्स की मैं बात बता रहा हूँ आपको। चेज, बच्चा पार्टी, सफायर, ये कोई पेपरलेस पे नहीं है, ठीक है ना। ये आज भी मैनुअली सिस्टम, मैनुअल से मुराद यानी कि वो इनवॉइसिंग वाले प्रोसेस में हमारा टोटल पेपरलेस हो चुका है। अच्छा। और ऑटोमेटिक यानी ऑर्डर आने से लेकर और ऑर्डर डिस्पैच होने तक की जर्नी टोटल पेपरलेस के ऊपर वर्क कर दी। वेरी नाइस। अच्छा, ये सब चीजें तो ठीक है। मैं सब जो मेरी कोशिश होती है जानने की वो ये होती है कि मैं आपकी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर क्या ऐसी आदत या आपकी क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जिसने आपको हर वक्त कोशिश करी या आप आगे से आगे बढ़ते रहे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सक्सेसफुल होने में और ये सब कुछ बिल्ड होने में आपकी क्या क्या ऐसी आदत या आपकी क्या क्या ऐसी हैबिट्स थी जो कि आपने अडॉप्ट करी, या जो आपकी ऐसी एक्टिविटीज हो जो कि आपने अडॉप्ट करी और उससे आपने देखा कि यार इसमें तो चेंजेस आ रही है मेरी जिंदगी के अंदर, तो वो अगर मैं पूछूं तो क्या होंगी? अच्छा देखें हसन, सबसे पहले तो आपकी घर वालों की, आपकी माँ बाप की दुआएं होती हैं जो आपको ऊपर लेके जाती हैं, ठीक है ना। आप तो बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन घर पे वालिदा, आपकी बहनें, वो आपके लिए पीछे दुआ कर रही होती हैं, वालिद आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपके घर में आपकी वाइफ आपके लिए दुआ कर रही होती है, तो ये फैमिली सबसे पहले आपकी सपोर्ट करती है जिससे आप ऊपर जाते हैं। सेकंड थिंग उसके अंदर ये आता है जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा और जो मुझे काफी अरसे बाद फिर रियलाइज हुआ, मैं उस तरह से उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं उस तरह से उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और उस तरह से इतना हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद जितनी सक्सेस मिली है, यानी मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लोग अवेलेबल हैं, मुझसे ज्यादा जो है वो ज़हीन लोग भी अवेलेबल हैं, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग भी अवेलेबल हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे सक्सेस क्यों दी और क्यों मिली। अच्छा, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसको मैंने जो देखा, बेसिकली जब आप लोगों की मदद करना शुरू करते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता कि आप किस तरह तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मदद की लोग समझते हैं मदद सिर्फ पैसों से होती है। देखिए, पैसों से मदद नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी पैसे आपने दे दी तो आपने मदद कर दी, एक्सवाइजेड किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, और नहीं दिए तो आपने मदद नहीं की। मदद आपको किसी भी टर्म्स में कह सकते हैं कि आपने किसी को उसके बिजनेस में आपने खड़ा कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 100+ लोगों को अपने खानदान के अंदर बिजनेस स्टार्ट, उनको हेल्प आउट किया कि भाई आप ये क्या काम कर रहे हो, ऑफलाइन स्टोर्स उनके बंद करवाए, मैं उनको ई-कॉमर्स पे लेकर आया ऑनलाइन पे, और मुझे आज भी याद है कि उनके पहला ऐड मैंने रन किए, पहले पेजेस मैंने बनाए, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको ना आगे लेके जाती हैं कि आप लेकर आते हैं और लोगों को मदद करते रहते हैं, तो अल्लाह पाक आपको किस तेजी से ऊपर लेके जाता है ना, वो आपकी सोच है। ऐसा ही है। मैंने जब लोगों को इस तरह हेल्प की और उनके कोई भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो आते थे और बैठते थे मेरे साथ और ये डिस्कस, और मैं अपना काम छोड़ के उनके एड्स को देखने लग जाता था। उनके एड अकाउंट वो अक्सर ब्लॉक हो जाते थे, आपको पता है पहले पाकिस्तान में सपोर्ट भी नहीं होती थी, अब तो खैर सपोर्ट अवेलेबल है। तो उसको ओपन करवाना चीजें, और भी इसके 10 मामला, रिसोर्सेज। फिर बहुत सारे ऐसे लोग आए मेरे पास कि वो बिजनेस तो करना चाहते थे, उन्होंने हमें ग्रो करते हुए देखा था, तो वो कहते थे कि यार आर्टिफिशियल, लेकिन मुंह से नहीं कह रहे होते थे, कह रहा मैं आर्टिफिशियल का ही बिजनेस कर रहा था। झिझकता है ना इंसान। मैं सामने आपके पास आऊं, मैं बोलूं यार आप जो बिजनेस कर रहे हो मुझे भी वही करना है, आप बोलो यार कैसा पर्सन है यार, मेरे कंपटीशन में आना चाहता है। तो वो इस तरह के, लेकिन शुरू के अंदर हुआ, लेकिन फिर हम समझ जाया करते थे ये इसका माइंडसेट बता रहा है, इसकी लैंग्वेज बता रही है, बॉडी लैंग्वेज, ये आर्टिफिशियल का ही करना चाहता है। क्या आप आर्टिफिशियल का करो, कोई इशू नहीं है, आपको बताओ क्या चाहिए। तो वो पहले हैरान होते थे, यार ये इन्होंने खुला दिल रखा हुआ है, खुला दिल। फिर उनको बताते थे अच्छा भाई इस जगह से जाके आप परचेजिंग कर लो, और अगर आप परचेजिंग नहीं कर सकते कोई इशू नहीं, आप हमसे प्रोडक्ट ले जाओ और आपके पास उसको रन करो, अगर आपके पास रिजल्ट आता है तो हम आपको बता देंगे, वहां से जाके ले लेना।
क्या बात है। तो उसमें आपको जो है ना, जब आपने इस तरह से करते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक ऊपर लेके आता है। तो मैंने देखा अपनी जिंदगी के अंदर कि मेरे ये करने से शायद मैं अपनी जो एक मशहूर वो सहाबा इकराम का है कि मैं अपनी हड्डियों का अगर सूरमा भी बना लेता ना, तो मैं इतनी सक्सेस हासिल नहीं कर पाता जितनी अल्लाह पाक ने मुझे इस काम करने से दी। तो ये मेरा जिंदगी के अंदर ये एक्सपीरियंस गुजरा जो मैंने शेयर किया कि लोगों को आप हेल्प आउट करें, जैसे कि आप कर रहे हैं, कि लोगों को बता रहे हैं कि भाई पॉडकास्ट के थ्रू कि भाई ये उनके चैलेंजेस इस तरह हल कर लें, बुला के एक्सपर्ट्स को बुला के, और लोगों को जिनके बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस दर्जे में हुए वो आप लोगों की मदद करते रहे। अगर आपको कुछ आता है वो दूसरों को सिखा दें। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर एक फाउंडर जो होता है या फिर आपके जब ई कॉमर्स के अंदर एक मतलब ओनर जो होता है, उसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो उसका ध्यान किस तरफ होना चाहिए, उसको क्या करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसका एक्चुअल काम क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास टीम, पहले तो आपके डिपार्ट आपके पास क्रिएट हो गए, ठीक है ना, आपके पास सारे डिपार्ट्स स्मूथली रन कर रहे हैं, तो फाउंडर और सीईओ का सिर्फ एक काम होता है, वो होता है अपग्रेड करना और आगे का विजन, ठीक है ना, क्योंकि वो इंजन है बेसिकली फाउंडर और सीईओ। उसका ये काम नहीं है कि डेली के ऑपरेशंस में घुसे हो, ठीक है ना, या चेक करे। उसका विजन ये होना चाहिए कि अगले 5 सालों में कहाँ होना है, क्या गोल है, उसने अपने गोल और अपने विजन को लेके चलना है। उसका गोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए और उसके हिसाब से उसको प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी बना के उसको वर्किंग करनी है ना। मेन चीज ये कि आपने अपने आप को अपग्रेड रखना है। आज अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप रेस के अंदर सबसे आखिरी नंबर पे आ जाएंगे। लोग आज समझ रहे होते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत रहने हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता कि अचानक से पीछे से आने वाला एकदम वो आगे निकल जाता है और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो इस टाइम सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, वो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, लोग नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करते और बहुत जल्दी उनकी तरफ नहीं आते। बोलते नहीं, देखेंगे, रिजल्ट आएगा, लोगों से पता चलेगा तो फिर आएंगे। अच्छा, आप किस तरह अपने आप को अपग्रेड रखते हैं और करते हैं? अच्छा, अपग्रेड करने में ये होता है, मैं हर चीज को टेस्ट करता हूँ। अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जब पाकिस्तान में एआई आई तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ एआई का वर्ड पता था, एआई नहीं पता थी क्या चीज कि करती क्या है, वो वर्किंग किस तरह करती है। हमने अपने पास, जैसे कि एआई आई तो हमने बहुत सारा उसको अपने पास यूज किया, हमने अपनी डिस्क्रिप्शंस को ऑटोमेट चीजों में, बहुत सारी चीजों में उसको हमने लेकर आए, ठीक है ना। आफ्टर फिर हमने रोबो कॉल, पाकिस्तान में आज भी पुराना वाला एक प्रोसीजर चल रहा है कि आपके पास ऑर्डर आता है तो आपकी सीएसआर आपका नंबर डायल करके और फोन उठा के अस्सलाम वालेकुम, बस आपने ऑर्डर किया था, कंफर्मेशन कर रही होती है, ठीक है ना। हमने उसको रोबो कॉल को अडॉप्ट करके हमने उसको अपने पास इंटीग्रेट किया। उसमें क्या होता है, देखिए, अब रोबो कॉल का बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक फीचर है बेसिकली कि कस्टमर जैसी ऑर्डर किया ना, आपके पास उसने जैसी कंप्लीट क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कॉल चली जाती है और कंफर्मेशन की। वो आप एआई जनरेटेड, हमने वॉइस या खुद मैनुअली भी कर सकते हैं, और वो कस्टमर को आपका मिस आपने ऑर्डर प्लेस किया है, 1000 का ऑर्डर है, आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो एक दबाते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो 2 दबाते हैं, तो आपका कितना टाइम बच गया। देखें, ऐसा ही है। आपकी 4 रिसोर्सेज, पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी 4 रिसोर्सेज सुबह उठ के बैठ के काम सिर्फ यही करती थी, 3 घंटे के ऑर्डर कंफर्मेशन। अब हमारे पास कोई कंफर्मेशन का इतना नहीं है, ठीक है ना, ऑटोमेट सारे कंफर्म हाथ के ऑर्डर कंफर्म हो जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आप अपने सिस्टम्स के अंदर आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। आप कस्टमर आज की तारीख में कितने क्यूरीज ऐसी आती हैं, आपके पास भी आती होंगी, डिफरेंट लोगों के पास आती हैं। कस्टमर ऑर्डर करने के बाद पूछ रहे होते हैं वेयर इज माय पार्सल, सबसे अहम मैसेज होता है वेयर इज माय ऑर्डर, वेयर इज माय पार्सल, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उसको आप ऑटोमेट करें, ये बेसिकली है कि आपने जितना कस्टमर को ये फैसिलिटेट करना है, ऑटोमेट कर दें। आपके ऑर्डर के बाद जैसे ही आपका पैक हो रहा है, आपने उसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर जनरेट कर दिया, कस्टमर के पास ईमेल या मैसेज चला जाए कि आपका ऑर्डर नंबर या आपका ट्रैकिंग नंबर है और ये शिप कर दिया गया है और आपको इस डेट पे मिल जाएगा। और जब वो कोरियर कंपनी उसके स्टेटस चेंज करे तो उनको जो है वो ईमेल जाती रही कि अब आउट फॉर डिलीवरी है, अब आपको रिसीव होने वाला है या आपको डिलीवर्ड हो गया है, तो ये है। तो इस तरह छोटे छोटे टूल्स हैं बेसिकली, जिस तरह आप उनको ऐड करते जाए ना। अच्छा, अब मुझे बताएं जिशान भाई, अब दरमियान में ना ऐसे वक्त आते होंगे कि यार मतलब डिमोटिवेट हो जाता है इंसान ना, कि यार चल नहीं पा रहा, मैंने ये किया, लॉस हो गया, यूं हो गया। और दरमियान में एक जो ओनर होता है उसके चलता रहता है, हर 3 महीने बाद या हर, मुझे लगता है हर आए दिन कोई नया इशू खड़ा होता है, बोलता है अच्छा यार यूं करना है, मुझे किस तरह करूंगा।
तो इस सब में कौन सी चीज आपको ऐसी चीज है जो कि मोटिवेट करती है या आपको दोबारा से खड़े होने में मजबूर करती है, आप दोबारा से एनर्जेटिक होकर दोबारा से काम करते हैं उस तरह? तो ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक जब आपका विजन होता है ना, ये उसके साथ होता है जिसका कोई विजन ना हो, जिसने कोई गोल सेट नहीं किया। उसने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन उसने कोई गोल सेट नहीं किया। उसके पीछे उसका मकसद क्या है, उसके पीछे उसका विजन क्या है, उसने पहुंचना कहाँ है। जिसने वो सेट किया होता है ना, तो वो फिर मायूस नहीं होता, वो पहुंच के ही रहता है, वो देर या सवेर। और जिसने नहीं सेट किया होता तो वो बेचारा सेंटर में मायूस हो जाता है कि अब ये नहीं चल रहा, मैं कुछ और देखता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। जहां बी ऑप्शन आ जाता है ना, मैं कहता हूँ फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता। ऑप्शन एक ही है बस, वो ए ऑप्शन है, बी प्लान कोई नहीं है, इसी पे चलना है। सही। मैं एक पॉडकास्ट किसी की देख रहा था, मुझे सही तरह याद नहीं है, उसका एक क्लिप था बड़ा जबरदस्त, शायद आपने भी देखी हो। उसमें वो बता रहा होता है कि बैम्बू का एक ट्री होता है। हाँ, बैम्बू का ट्री ऐसा लगता है उसको, वो जो है ना, आप रोजाना उसको पानी दें, एक दिन का नागा ना हो, एक दिन का नागा ना हो, और आप उसको आई थिंक 6 साल या उन्होंने बताया था कि 9 साल तक आप कंटिन्यू पानी देंगे। एक दिन का नागा हो गया वो खराब हो जाएगा। 9 साल के बाद वो 9 साल तक 1 इंच भी बाहर नहीं निकलता, 1 इंच भी बाहर नहीं निकलता। और उसके 9 साल के बाद वो दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन वो जाता है, जो है ना ग्रो करता है, वो दरख्त जाता है इतना लंबा, और वो सिर्फ हफ्तों में फिर इतना ग्रो करता है। तो उसको सालों नहीं चाहिए होते ग्रो करने के। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 1 महीने में मुझे प्रॉफिट हो जाए, 1 साल में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं? तो उसमें आपको टाइम टेक। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ना 1 डे का, 1 मंथ का, 1 ईयर का गेम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म गेम है। जो लंबी रेस का घोड़ा है वो इसमें चलता है, बाकी फिर इसमें वरना जो है ना वो थक के बैठ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो आपने जो बात करी ना कि एग्जैक्टली यही है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका आपको बाय पता होना चाहिए। गोरो के अंदर साइमन सिनेक है, वो ये बात करता है कि भाई जो है ना, आप स्टार्ट विद वाई ना, कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसका वाई अगर पता होता है, मकसद अगर पता हो, तो आप कभी भी जो है वो कभी भी डाउन नहीं होते या कभी भी जो नहीं होते। हाँ, अगर आपका सिर्फ मकसद पैसा होता है कि यार मैं यहाँ पहुंच के बस इतना मुझे पैसे मिल जाए, तो फिर आप मेरे ख्याल से डिमोटिवेट भी होते हो, क्योंकि एक वक्त पे आ जाता है वो पैसा भी मिल जाता है, एक वक्त में वो नहीं भी मिलता, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या विजन है अगले 10 साल का, 15 साल का या 5 साल का जीसे को लेके, तो आप क्या, आपका जो है ना विजन है? देखिए, मेरा जो विजन है और जो गोल है, बेसिकली हमें एक तो अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान की, एक एशिया के अंदर ये कह लें कि आपको ना एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कल्चरल ज्वेलरी का एक ब्रांड बनना है, जो कि इसके अलावा कोई ना हो। कि अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो माइंड में सिर्फ जी से आना चाहिए, ठीक है ना, और लोगों को अफोर्डेबल ज्वेलरी पहुंचानी है, ठीक है। सेकंड थिंग ये इसके अंदर हमारे गोल के अंदर शामिल के मैक्सिमम जॉब क्रिएट्स करनी है, जो कि हमारा टारगेट है कि हम अपने अगले 3 से 5 सालों के अंदर 1000 जॉब्स को क्रिएट करें। सही। लोगों को रोजगार हमारी जरिए पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड थिंग मेरा जो है इसके अंदर एक पॉइंट है, वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं फीमेल्स को बहुत हेल्प आउट करना चाहता हूँ कि जो कि घर बैठे अपना बिजनेस रन कर सकें, जिनको कहीं बाहर जाना ना पड़े, किसी यानी के साथ इंटरेक्शन ना उनका फेस टू फेस, और वो घर बैठे इज्जत के साथ अपनी रोजी कमा रहे। तो मेरे ये विजन के अंदर है, जो कि हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर में स्टार्ट भी करेंगे इसको, कि हम अपने पास से जीसे के प्लेटफॉर्म से हम शुरू के अंदर 100 ऐसी फीमेल्स को, कैंडिडेट्स को हम उसको चूज करेंगे, ट्रेन करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको, कोई हमारा मकसद कोर्स बेचना नहीं है और ना हमारा मकसद उनसे फीस लेना है। हम सिर्फ उनको एक तरह से अल्लाह की रजा के लिए और उनको इसलिए हेल्प आउट करना है कि वो अपनी जिंदगी में खड़े हो सके, ठीक है ना, और अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का साथ दे सके, और घर बैठे वो इजीली बहुत आराम से जो है ना वो अपने बिजनेस को रन कर सके। उसके लिए हम उनको अपने प्रोडक्ट्स भी देंगे, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, अपने लैपटॉप, अपने ऑफिस के अंदर सीट्स भी देंगे, और उनको ट्रेन करके हम इंशाल्लाह इस तरह एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, ऐसी टीम बिल्ड करेंगे कि फिर वो 100 लोग वो आगे दूसरों को जो है ना वो एम्पावर करें। तो ये इंशाल्लाह विजन के अंदर शामिल है, और इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द हम इनिशिएट भी लेंगे इसका। अच्छा, मैं सवाल करता हूँ, आखिरी जो मेरा सवाल होता है वो ये होता है कि मैं आपसे चाहता हूँ आप एडवाइस दें उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं करा है, जो कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं और लेकिन आगाज नहीं कर रहे किसी भी चीज का। और दूसरी एडवाइस मैं आपसे चाहूंगा उन लोगों के लिए जो कि स्टार्ट कर चुके हैं, दरमियान में स्ट्रगल कर रहे हैं, मार भी खा रहे होंगे, तो आप कोई ऐसी एडवाइस दें उनको कि वो इस चीज को कंटिन्यू कर सकें। उनके लिए भाई स्टार्ट करो, हाँ, शुरू करो, कहीं से भी करो,
जितनी आपने ये प्लानिंग करनी थी, आपने खाली पुलाव बनानी थी, आपने कर ली। अब आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। स्टार्ट आज नहीं लोगे, 10 साल बाद, 5 साल बाद भी ये सोच रहे होते मैं अभी स्टार्ट ले लेता तो ये करता। उनको तो स्टार्ट लेना है। और जिन्होंने स्ट्रगल अभी उनकी जारी है और उन्होंने स्टार्ट कर लिया बिजनेस और उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सबसे पहले ये एक अहम काम ये करें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा करें जो कि जिनके अंदर स्पार्क हो, जिनके अंदर से नेगेटिविटी ना हो। ठीक है ना, नेगेटिविटी वाले लोग आपको मजीद डाउन करेंगे। आपके ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द सर्कल में होने चाहिए जो स्पार्क आपको दें, जिनसे आप जब भी मिलो तो फ्रेश रहो। जब आप ऐसे काम करोगे तो आपके बिजनेस में और मजा आएगा आपको, क्योंकि आपके जो करीब नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं। और जो स्पार्क होता है ना, स्पार्क एक दूसरे को स्पार्क देता है। ठीक है ना, तो और नेगेटिव पीपल वो सक करता है, ऐसे ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फिर इंसान जिंदगी सिखाती रहती है और इंसान ग्रो करता रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तो हमने काफी चीजों पे डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह कभी फिर मौका दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे पता लग गया कि हमारे बिल्कुल ही करीब रहते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दोबारा भी इसके ऊपर हम बैठेंगे, क्योंकि वही वाली बात है कि हम जितनी डिस्कशन करते जाएंगे ना, जब दो लोग मिल जाए ना, एक हम ख्याल लोग जो मिल जाते हैं, तो फिर वो बातें रुकती नहीं है, वो बिल्कुल बातें चलती रहती हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपका यहाँ आने का, और आपने इज्जत बख्शी यहाँ आके। हमारी कोशिश थी कि हम बातचीत करके कुछ लोगों तक ऐसा पैगाम पहुंचा सकें। अच्छा, मैं आपसे आखिरी एक और सवाल करना चाहूंगा, वो ये कि आज से अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी देखने वाले को बोले कि यार तुम आज से ये चीज़ अडॉप्ट कर लो, आज से ये एक्टिविटी शुरू कर दो, या आज से ये प्रैक्टिकल स्टेप जो है ना वो लेना शुरू कर दो, तो वो क्या होगा एक अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए? आपको अपनी लाइफ के अंदर अपनी रूटीन सेट करनी। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं और किस टाइम पे करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सारी चीजें शुरू होंगी। आपको यही नहीं पता कि मैंने कब क्या चीज करनी है, मेरे ये हिस्सा क्यों जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आज तकरीबन 3 मंथ्स हो गए, मैंने अपने पास से फेसबुक की ऐप डिलीट की हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा स्क्रॉलिंग में जा रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं इसको यूज करूं, मैं ये 1 घंटा अपने किसी और चीज में लगाऊं जिससे मुझे लर्निंग हासिल हो। मैंने उसको डिलीट किया और आज तक मेरे पास वो अभी तक दोबारा इंस्टॉल नहीं किया। अब मैं वो जो टाइम है वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अपनी नई चीजें सीखने में। मैं रात के पहर में जब मैं फेसबुक लेटता था या फ्री टाइम में स्क्रॉल डाउन करता था, तो मैंने वो टाइम अब सीखने का रख लिया है कि मैं ये यूट्यूब से या एक्सपर्ट किसी भी टूल को मैं सीखूंगा, रोजाना एक नया टूल सीखूंगा। चलें, तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अपनी जिंदगी को उठने के बाद, मैंने तो खैर जब ये किया जो इन्होंने बात कही है कि अब मैं उठने के बाद 1-1.5 घंटा जो ना कम से कम प्लानिंग की तरफ जब बंदे का हो कि उसने वक्त में दिन में करना क्या क्या है, क्योंकि ज्यादातर वक्त इसी वजह से गुजरता है कि हमें ये नहीं पता था कि हमें करना क्या है, खासतौर पर बिजनेस ओनर्स के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं होता, तो वो उनका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो ये हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। अच्छा, मेरी बैठक का, और वो इसमें एक डायरी है, और मेरे जिंदगी में डायरी की बड़ी अहमियत रही है। उसने मेरे ख्यालों को सामने लाने के लिए, और भी बिजनेस आइडियाज और ये सब चीजें, मेरी डायरी एक मेरे साथ होती थी। तो और वैसे भी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने साथ एक डायरी रखते हैं, तो ये उसके लिए मैंने कहा कि इसको ही एक अपना जो है ना वो बनाया जाए कि आपकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ। बहुत ही जबरदस्त आपने गिफ्ट दिया है, जज़ाकल्लाह फॉर दिस। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी अपनेपन के साथ, और हमें अपना भी ख्याल रखें। ज़ीशान भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़ीशान भाई यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।